बात पाकिस्तान की। भले ही पाकिस्तान की शाहबाज सरकार बांग्लादेश के सहारे भारत को घेरने की कोशिश कर रही हो, लेकिन पाकिस्तान यह भूल रहा है कि पाकिस्तान एक ही महीने में 4 टुकड़े होने वाला है। खासकर अगर बलूचिस्तान की बात की जाए, बलूच के लोगों का कहना है कि हम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनेंगे। बलूच मानने को तैयार नहीं है। उनका संदेश साफ है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, हम अलग देश बनाकर मानेंगे। बलूचिस्तान के लोगों का पाकिस्तान की सरकार और सेना से किस तरह से दमन कर रही है, यह पूरी दुनिया जान चुकी है। इसको लेकर बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बलूच प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तो पाकिस्तान की संसद में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार बांग्लादेश के सहारे भारत को चले थे घेरने के लिए, लेकिन वो शायद भूल गए कि पाकिस्तान में ही एक और बांग्लादेश बनने वाला है। पाकिस्तान के अब एक नहीं कई टुकड़े होंगे, यानी पाकिस्तान को बंटने से अब कोई नहीं रोक सकता। ये बयान है पाकिस्तान में इस्लामिक धर्मगुरु और सांसद मौलाना फजलुर रहमान का। उनके इस बयान से पाकिस्तान में खलबली मच गई। मौलाना ने पाकिस्तान को 1971 की याद दिला दी है, जब पूर्वी पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बन गया था। कौन फैसले करता है, कहां फैसले किए जाते हैं? जिम्मेदार तो कल पाकिस्तान होगा, जिम्मेदार तो हुकूमत भी होगी और अपोजिशन भी होगी, जिम्मेदार तो पार्लियामान होगा। अवाम की नज़र में तो हम जिम्मेदार हैं। और हकीकत यह है कि इस मुल्क में कोई सिविलियन अथॉरिटी इस वक्त मौजूद नहीं है, कोई नजरियाती सियासत मौजूद नहीं है। मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में ख़ास एस्टेब्लिशमेंट वो बंद कमरों में और अपने महल्लात में जो चाहे फैसला करते हैं और हुकूमत को उनके फैसलों पर अंगूठा लगाना पड़ता है। मौलाना फजलुर रहमान ने साफ साफ दावा किया है, बलूचिस्तान अब पाकिस्तान से अलग होगा। उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध का जिक्र करते हुए चेतावनी दी है, ऐसी ही स्थिति एक बार फिर बन सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की सेना पर भी निशाना साधा। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाके के कुर्रम में फिर से हिंसा की चिंगारी भड़क उठी है। जमीयत उलेमा-ए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पूरी तरह से अपना नियंत्रण खो दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतवर लोग बंद कमरों में फैसला लेते हैं, जिसे सरकार को मानना पड़ता है। कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। बलूचिस्तान, जिसमें कुछ दिनों पहले बलूच नरसंहार स्मृति दिवस मनाया गया, 25 जनवरी को वहाँ एक बड़ी राजनीतिक सभा आयोजित की गई थी। इसमें मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई थी। बलूचों का संदेश साफ है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, अलग देश बना कर रहेंगे। बलूचों के इस एक्शन से शहबाज सरकार डरी हुई है। बलूचिस्तान की हर गली और हर चौक चौराहे पर शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं। पाकिस्तानी सेना के जुल्मों से आज़ादी के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग पहले ही बंदूकें उठा चुके हैं। अब इस बगावत की चिंगारी पाकिस्तान को भारी पड़ने वाली है। बलूचिस्तान आज़ादी की राह पर इतना आगे निकल चुका है कि इस्लामाबाद में बैठी पाकिस्तान की सत्ता और सेना की नींद उड़ चुकी है। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान का खंड खंड होना तय है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब पाकिस्तान टुकड़ों में बंट जाएगा? क्या पाकिस्तान के टुकड़े होने का नया चैप्टर शुरू हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कहा जा रहा है कि कोई सिविल इस्टेब्लिशमेंट नहीं है जो जनता के हित को देखकर फैसला कर सके। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कहा जा रहा है कि बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं और मुल्क के जो मुस्तकबिल है उसके लिए ठीक नहीं है, यानी कि मुल्क के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कहा जा रहा है कि 1971 जैसे हालात बन रहे हैं। तो क्या सिर्फ भारत कह रहा है कि पाकिस्तान के टुकड़े, जबकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये आवाज उठ रही है, नेशनल असेंबली में ये आवाज उठ रही है। चट्टान साहब, आपको हमने कई बार आमंत्रित किया, आपको कई बार बुलाया, आपसे ये सवाल पूछा कि बहुत अनरेस्ट है आपके देश में, आपके लोग खुश नहीं है, लोग संतुष्ट नहीं है, और ये बात पार्लियामेंट में उठ चुकी कि भाई जो वहां पर नेता है फजलुर रहमान, उन्होंने भी सेम बात कोट की। रहीम, देखिए, आप सियासतदानों के बातों पे नहीं जाएं। ये मौलाना फजल रहमान साहब आज से कुछ अर्सा पहले जो हुकूमत के साथ इत्तेहाद में था तो वो कुछ और तरह के बयानात देते थे। आज जो अपोजिशन में है कुछ और तरह के बयानात देते हैं। जमहूरियत में ये चीजें होते हैं, आपके मुल्क में भी हैं कि जब कोई पार्टी इक़्तिदार में हो वो एक तरह का बयान देगा, जो अपोजिशन में हो वो दूसरे तरीके का बयान देगा। तो ये चीजें सियासत में है, पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में मसाइल है, इससे हमें इनकार नहीं है कि हमारे मुल्क में प्रॉब्लम है। सारी दुनिया में हर मुल्क में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आपके मुल्क में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, दूसरी दुनिया के मुल्कों में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज्यादा है। लेकिन ये इस तरह के मसाइल भी नहीं है कि इस पे हम काबू नहीं पा सकते थे। हमने 2008 से लेकर 2013 तक हमने एक बहुत टफ टाइम, वो जंग जिसमें अमेरिका को इराक में शिकस्त हुई, जिसमें लीबिया में शिकस्त हुई, जिसको अफगानिस्तान में शिकस्त हुई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पे काबू पा लिया। हमने सवात से पे पाकिस्तान का झंडा लगाया, हमने बलूचिस्तान में दोबारा तराना बजाना शुरू किया, ट्राइबल एरिया पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम किया। तो इंशाअल्लाह ताला कि हम इस पे भी काबू पा लेंगे। हम दहशतगर्दी की शिकार हैं और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के फोर्सेस ये दहशतगर्दों के सामने दीवार इस बात से मैं, चट्टान साहब, आपके इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि हर मुल्क के मसाइल होते हैं, हर मुल्क में दिक्कतें होती हैं, लेकिन गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म करने वाला पाकिस्तान आज उसी टेररिज्म के चक्कर में फंसा है। लेकिन जो बात बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं कि भाई हमें छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, नहीं वो जो अनरेस्ट है वो आपके गर्दन तक पहुंच चुका है। देखिए जी, ये बात बिल्कुल गलत है। इस तरह की कोई बात नहीं है। बलूचिस्तान के लोग बुलवतन हैं, वहां पे आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाकी पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी के खिलाफ पार्टी है। हमने दहशतगर्दी की जंग में अपने लीडर को खोया है, हमने हजारों वर्करों को खोया है। तो बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया है थोड़े बहुत लोग हैं, हर जगह पे हैं, आपके देश में भी मुख्तलिफ रियासतों में है। हमारे तो आप सिर्फ बलूचिस्तान का मिसाल दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो आपकी कितनी रियासतों का मैं मिसालें दे सकता हूँ। प्रॉब्लम है, आपके पास भी है, हमारे पास भी है। जो हमारे मसाइल है वो हमारे मसाइल है, जो आप लोगों के मसाइल है वो आप लोगों के मसाइल है। लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं कि वो हमारे और आपके मुश्तरक है। कुछ मसाइल ऐसे हैं वो जो पूरी रीजन का मसाइल है। इस रीजन में जितने ममालिक है सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में, वक्त का तकाजा ये है, जरूरत ये है कि इस मुल्क में लोकल ट्रेड हो। इस मुल्क में जो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के ममालिक है, इसके आपस में राब्ते हों, इसके सड़कें हों, इसमें बंदरगाहें हों, ये एक दूसरे के साथ तिजारत करे। इसमें ऑलरेडी मुआहिदे हुई हैं, एक का 1000 का मुआहिदा हुआ है, एक टापी मुझे लगता है कि आपने बहुत, आप जो बात कह रहे हैं बहुत, आप कह रहे हैं कि भाई मसाइल हैं, हर मुल्क में होते हैं। 938 हमले, 1002 से ज्यादा मौत। 2024 में बीएलए ने 302 हमले किए, जिसमें कथित तौर पर 580 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि 370 से ज्यादा घायल हुए। यह आम मसला होता तो 300 से ज्यादा आतंकी हमले नहीं होते। ओपी तिवारी सर, क्या ऐसा होता? देखिए, कटान साहब की मैं बात सुन रहा था ध्यान से जी, लेकिन ये जो बलूचिस्तान है, एक तो कल्चरली सोशली थोड़ा सा अलग हमेशा ही रहा है।
इसकी सिचुएशन बिफोर पार्टीशन और इनकी हिस्ट्री देखिए तो थोड़ा हमेशा ही अलग रहे हैं, और इनके जो पार्ट है बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के अंदर भी है। तो लेकिन जितना रिसोर्सेज था इन इस एरिया में, पाकिस्तान रिच रिसोर्सेज है बिकॉज ऑफ बलूचिस्तान वाली, बलूचिस्तान के एरिया में सारे रिसोर्सेज थे। अब पाकिस्तान की पंजाब और सिंध से डोमिनेशन की वजह से उनका रिसोर्सेज यूटिलाइज किया गया, और बाकी के लोगों का इनका शोषण हो रहा है पिछले 70 साल से। इवन पाकिस्तान आर्मी में भी देखिए बलूचिस्तान जो है सब लोअर रैंक पर ही है, ऊपर रैंक पर नहीं है। अब ये एरिया इतना ज्यादा है और इसका सारा एक्सप्लॉइटेशन सोशल जिस तरीके से हो रहा है, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट है ही नहीं, मिलिट्री आर्मी पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में है, तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकती कि उनके इंक्लूसिव डेवलपमेंट किया जा सके। और इतिहास में 47 से अभी तक कभी देखा नहीं गया। ये सब मेन कारण है बलूचिस्तान को सड़क पे आने के लिए और झगड़ा करने के लिए, कि पैसे उनकी वजह से कमाते हैं और खर्चा किसी और पे होता है। अभी जैसे चीन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, चीन अपना डेवलप कर रहा, पोर्ट रोड सब डेवलप कर रहा, उनका एरिया यूटिलाइज हो रहा, पैसे किसके जेब में जा रहे हैं? पाकिस्तान आर्मी के जनरलों में, जो इनडायरेक्टली पूरी पॉलिटिकल कंट्रोल कर रहे हैं। इंडिया की पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल कर रही है 1958 ऑनवर्ड्स। किसी भी तरीके से कभी भी इलेक्शन जब भी वो आओ, पाकिस्तान आर्मी जिसको चाहती है वो जिताते हैं। और आपके ये नेता पीपीसी अब समझेंगे, मेरे पॉइंट से एग्री भी होंगे, बिकॉज पहली बार जब 56 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन चालू हुआ था, 58 में ही इन्होंने तख्ता पलट कर दिया था। उसके बाद से कहीं भी पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रांग नहीं हुई। ये दिखाए एक फोटो दिखा रहे थे कि जनरल साहब प्राइम मिनिस्टर को बड़े तेजी से सलूट मारते हैं, बट सलूट ही मारते हैं, लेकिन बंद कमरे में जो कहते हैं प्रधानमंत्री को वही करना पड़ता है। ये सब एक मेन कारण रहा है कि पाकिस्तान का जो टॉप एचेलॉन है, पाकिस्तान आर्मी का जो टॉप एचेलॉन है, उनके डिसीजन पर ही उन्होंने जो चाहा है वही किया है। और टॉप एचेलॉन बिकॉज आर्मी का ऑफिसर जो ब्रिटिश आर्मी की जो लेगेसी थी उसके आई थी, तो दे हैड अ डिफरेंट स्टेटस। ब्रिटिश आर्मी ने इंडिया हैज अ डिफरेंट स्टेटस, पाकिस्तान ने वही फॉलो किया, और उनके ऊपर जो एचेलॉन जो ऑफिसर्स है उस तरीके से बिहेव करते हैं, और दे लीव ए लाइफ ऑफ लग्जरी, और सारा पैसा भी बाहर ले जाते हैं। अब जैसे बाजवा साहब को देखा हमने, पूरा उधर लेके चले गए हैं। इस तरीके से ये पूरा एक पाकिस्तान का अपर एचेलॉन है, वो कंट्रोल करता है। इसका एक मेन कारण यही है बलूचिस्तान में विद्रोह और अनरेस्ट होना। अब ये अनरेस्ट इस लिमिट तक पहुंच गई है कि अब कुछ समय दूर नहीं है कि जब इनकी लिबरेशन आर्मी इनकी अलग हो जाएगी। बलूचिस्तान के भी लोग पाकिस्तान आर्मी में बहुत हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है सर। विद्रोह करें, अंदर विद्रोह करेंगे, और जैसे वो पाकिस्तान आर्मी को लेकिन अखुनजादा चट्टान कह रहे हैं कि भाई ये वो मसला है जो हर मुल्क के अंदर छोटे बड़े बहुत मसले होते हैं। कहेंगे ठीक है, फर्स्ट क्लास वो कहेंगे, हर देश में है, भारत में भी था, सब में भी था, लेकिन भारत के पॉलिटिकल लीडरशिप ने कदम उठाए, महत्वपूर्ण कदम उठाए। कश्मीर का एग्जाम्पल देख लीजिए, उसकी जिस तरीके से कश्मीर नेग्लेक्टेड था, डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, तो पाकिस्तान ने नाजायज फायदा उठाया और वहां के लोगों को भावनाओं को। जी आप सही कह रहे हैं, हमारे एग्जांपल्स भी हैं। कर्नल शिवदान सिंह से भी एक जल्दी से मैं रिएक्शन लेता हूं। शिवदान सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या ये स्पेक्युलेशन है या फिर फजलुर रहमान जो कह रहे हैं कि भाई 71 जैसे हालात बन रहे हैं, ये पॉलिटिक्स है, या वाकई पाकिस्तान के हालात 71 जैसे हैं? देखिए, जो मौलाना साहब कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो गलतियां पाकिस्तान ने बांग्लादेश में दोहराई थी 1971 से पहले, वही सब काम बलूचिस्तान में किए गए हैं। और मैं एयर मार्शल तिवारी साहब को करेक्ट करना चाहता हूं, पाकिस्तान की सेना ने अक्टूबर 1947 से सिविल सरकारों को सुनना बंद कर दिया था। आजादी अगस्त 47 में आई थी, मगर उन्होंने अक्टूबर 1947 में कश्मीर पर अटैक करके ये सिद्ध कर दिया था कि पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान को पूरे को अपने कब्जे में लेना चाहती है, दिखाना चाहती है पाकिस्तान की जनता को कि पाकिस्तान की सेना ही उनको रक्षा कर सकती है, उनकी सब कुछ उनके हाथ में है। तो जो भारत के अंदर कश्मीर अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के हिसाब से जुड़ गया था भारत के साथ में, उस कश्मीर पर क्वेश्चन करके पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान पर 20 अक्टूबर 1947 को हमला कर दिया था। तो इसका मतलब तभी से पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान के अंदर असली डिसीजन खुद ले रही है। इसके अलावा मैं ये बात बताना चाहता हूं कि कैसे इन्होंने बांग्लादेशी सिचुएशन बनाई है। आपको याद होगा 2006 में एक बलूचिस्तान के बड़े पॉपुलर लीडर थे
नवाब अकबर बुख्ती जी। ये वहां की सरकार में मिनिस्टर भी रह चुके हैं, रह चुके थे। वो अलग बलूचिस्तान की बड़ा हिमायती थे और अलग बलूचिस्तान की आवाज उठा रहे थे। मगर जनरल मुशर्रफ ने उनको कितनी बेदर्दी से मारा है कि जो एक अपना देशवासी नहीं कर सकता। वो जाके उन्होंने एक गुफा में शरण ले ली थी अपने साथियों के साथ में। जनरल मुशर्रफ ने सेना भेज करके उस गुफा में नवाब अकबर बुख्ती की हत्या कराई और साथ में 18 साथी उनके वो भी मारे गए। इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ किसी के खिलाफ। 2013 में आवाज उठी थी मगर उसका कोई हरकत नहीं हुई, उसके अंदर वो सब मामलों को दबा दिया गया। इस प्रकार से बलूचिस्तान में अक्सर लोग गायब हो जाते हैं, जो भी वहां पर आवाज उठाता है उसे गायब कर दिया जाता है या सरेआम मार दिया जाता है। बलूचिस्तान के पूरे रिसोर्सेज जो वहां पर जो प्राकृतिक जो सामान निकल रहा है, रिसोर्सेज पर नजर है बिल्कुल, लेकिन क्या बलूचिस्तान मैटर को जिस तरह से कंट्रोल करना चाहिए था पाकिस्तान वो नहीं कर पाया। अखुंजाला चट्टान जी, आपसे सवाल है, क्या बलूचिस्तान का मैटर और ये इलाका दोनों आपके हाथ से फिसल रहा है? देखिए जी, कोई नहीं फिसल रहा है। मैंने तो आपको मिसाल दिया कि 2008 में हालात कैसे थे और हमने इस पे काबू पा लिया। वहां पे तो स्वात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था, ट्राइबल जीरिया पेरेटा भी गवर्नमेंट खत्म हो चुका था। मसाइल है, आपकी तरफ भी है, मैं भी साहब बहुत सारे आपको मिसालें दे सकता हूँ आपके रियासतों का भी, कि पंजाब में क्या हो रहा है, कनाडा में किसने किसको मारा, अमेरिका में किसने किसको मारने का कोशिश किया। यानी आप गांधी जी से लेकर मिसेस गांधी तक, और बहुत एक लंबा लिस्ट है। लेकिन मैं ये क्यों कहूँ, वो आपके मसाइल है, आप जाने और आपके मसाइल जाने। पाकिस्तान की क्या मसाइल है वो हमारे मसाइल है, हम जाने, हमारे मसाइल जाने। हमारे किस मुल्क के साथ कैसा खारिजा पॉलिसी होना चाहिए, चीन के साथ या किसी और के साथ, वो हमारा मसला है, वो आप लोगों का मसला नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि हमें बात इस बात पे करना चाहिए कि हम दोनों ममालिक मुहज़्ज़ब कौमों की तरह अपने मुल्क के अवाम के खातिर जो गुर्बत के लकीर की नीचे से जिंदगी गुजार रही है, वहां भी आपके हालात को पता है, आम लोगों की गुर्बत का हमारे मुल्क में भी है, कि हम अपने अवाम के लिए बैठ जाए मुहज़्ज़ब कौमों की तरह, हमारे जो मसाइल है वो बातचीत के जरिए इसका हल निकाले और हम आगे बढ़े, ये पूरा रीजन आगे बढ़े। ये रीजन बहुत अहम रीजन है, इसमें रशिया है, इसमें इंडिया है, इसमें पाकिस्तान है, ये होलिस्टिक ये अप्रोच बड़ा आबादी वाला रीजन है। 1947 से आप लोग क्यों नहीं अपनाए? आप लोग ये इतना पॉजिटिव देखिए, अप्रोच, अगर पॉजिटिव माजी में माइंडसेट के साथ जाएंगे, अगर 1947 से आप बढ़ाते तो फिर क्या बात होती? देखिए जी, इस रीजन मैं इस तो रीजन आपके में संदर्भ इंडिया, में पाकिस्तान और मेरे भाई, चाइना मेरे मिलकर भाई, मुझे लगता है कि हम दुनिया के किसी भी मुल्क को पीछे कर सकते थे। लेकिन आज मेरे भाई, अगर आप आपको माजी में इस जाएंगे, खिते के इशू नजर आ रहे हैं, आज मुझे भी आपको बोलने नजर का आ रहा है हक कि भाई दे हमें मिल के तरक्की करनी चाहिए। अब मुझे भी बोलने का हक दे दे। माजी में गलतियां हुई हैं, हमसे भी हुई, आप लोगों से भी गलतियां हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम गलतियों को कंटिन्यू रखें, हम गलतियों से पीछे नहीं हटे। अब टाइम आ चुका है कि हम आपकी गलतियों को भूल जाए, आप हमारी गलतियों को भूल जाए। आइंदा के लिए तय करें कि इस रीजन में, इस रीजन का पूरा किस्मत इंडिया और पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। सार्क खराब हुआ पाकिस्तान और इंडिया के खराब ताल्लुकात की वजह से। ये शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस में जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी मसाइल है, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के इंटीग्रेशन में, इस रीजन को एक सुपर पावर बनाने में जो रुकावट है वो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात है। क्या हमारे और आप लोगों के लिए और अवाम के लिए बेहतर ये है कि हम इस चीज को कंटिन्यू रखें? 1000 साल भी गुजर जाएगा तो आप पाकिस्तान का एक पत्ता नहीं है वो भी नहीं तोड़ सकते। पाकिस्तान वो मुल्क है जिन्होंने अपने पड़ोस में रशिया का जो हशर किया वो आपने पता तोड़ने की बात छोड़िए चट्टान साहब, रगड़ रगड़ के निकाल दिया। हमने आपको ये सोच 71 में ही दो टुकड़ा कर दिया था। आप तो कह रहे 1000 साल गुजर जाएगा सर, अभी 100 साल नहीं गुजरे भाई। पाकिस्तान और 47 के बाद तो सर 25 साल नहीं गुजरे थे जब हमने आपके पत्ता क्या टहनियां, डाल, जड़ें, सारी चीजें तोड़ दी थी। तो वो बात रहने दीजिए आप। कर्नल शिवदान कुछ कहना चाह रहे हैं आपको।
देखिए, आप जो आज पॉजिटिव अप्रोच रख रहे हैं, मुझे लगता है ये आपके नेता सोचेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ईमान है, ताकत है तो करके भाई, पूरी दिखाओ। दुनिया को आप लोगों ने दिया क्या टेररिज्म के अलावा? ये हमारे आपके मुफाद में नहीं है। शिवदान जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? शिवदान जी, मुहज्जब जी। लोगों की तरह टेबल पे बैठ के बात चट्टान करने साहब, मैं का, आपसे अगर कर पूछना सकते चाहता तो करो। हूं। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान इतना कमजोर है, जुर्रत करो, हम देख यदि लेंगे। आप जुर्रत करो। यदि आप नहीं, अपनी जुर्रत आप गरीबी करते हैं, हमने तो और कभी कुछ अपनी करा ही नहीं। भुखमरी हमने का आगे बढ़कर आज तक ये मैं अटैक नहीं आपसे किया। क्या कह रहा हूं? हम तो कह रहा हूं कि पूरा 47 में आप घुसे, 71 में आप घुसे, करगिल में आप घुसे, 65 की जंग में आप घुसे। बेहतर करते हैं कि हर बार पूरा रीजन आपने आगे बढ़े। घुसपैठ और इन्फिल्ट्रेशन और हमला करने की कोशिश की। भारत ने तो कभी बढ़कर कोई अटैक नहीं किया आपको, या आपको उकसाने की कोशिश की वो हो, भाई या हमने बॉर्डर सब क्रॉस गलती- टेररिज्म किया हो। कल शिवदान आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? यार ये मैं आप आपसे लोगों ये का कल पूछना बुश चाहता हूं न्यूज़ चट्टान यादव साहब इधर क्या कर रहा था? कि शनि मुझे बीच में आप आया बता था। दीजिए, आपके देश में भुखमरी का क्या कारण है? अभी पानी की इतनी तंगी होने वाली है कि 700 फीट तक पानी नहीं है जमीन में के अंदर। इसका क्या कारण है? इसका कारण एक केवल एक ही है कि आपके देश में कभी भी जनता की सेवा के लिए या जनता की भलाई के लिए कोई काम आज तक किया नहीं गया है, जिसके कारण असंतोष बलूचिस्तान में फैल रहा है, सिंध में भी फैल रहा है और चारों तरफ फैल। इसका इसी कारण से सबसे बढ़िया जमीन पार्टीशन के टाइम पे आपको मिली। पंजाब प्रांत की जमीन बहुत उपजाऊ है, आपकी चारों तरफ नेचुरल रिसोर्सेज भरे पड़े। आज भुखमरी क्यों है पाकिस्तान में? पाकिस्तान की जनता क्यों भूखा मर रही है? पाकिस्तान की जनता को पानी क्यों नहीं मिल रहा है? पाकिस्तान की जनता को आपने, जब रूसी सेना को भगाना था तो आपने अपने मदरसों में सब में आतंकवादी तैयार किए। क्या कोई भला आदमी ऐसा काम करता है कि अपने घर में इस तरह के लोगों को पैदा करे? आपने अपने देश में कभी भी एक सिविल सरकार की तरह सोचा ही नहीं है कि हमको कैसे अपनी जनता का धन जनता पे खर्च करना चाहिए। क्या आप जनता से टैक्स लेते हैं वो जनता को वापस खर्च करते हैं? जिसके कारण आज पाकिस्तान की यह हालत है। तो वो धन आप जो है सेनाओं पे खर्च करते हैं जिससे कि पड़ोस में आतंकवाद फैलाया जा सके। आपने अभी यही बात बांग्लादेश में शुरू कर दी है। क्या बांग्लादेश को सही रास्ते पे ले जा रहे हैं आप? आपने वही इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो कट्टरपंथी है उनको वहां पर ट्रेन किया और उनको आपने उनकी सरकार शिवदान बनाई। सर, ये इसी और रफ्तार से उसके बाद जब तालिबान जो आपने हिंदू तालिबान की minorities सरकार को- बनी अफगानिस्तान हिंदू में minorities को और तंग किया। अमेरिका वहां से निकला, तो ये पाकिस्तान इसी रफ्तार से दौड़ता हुआ अफगानिस्तान काबुल गया था, लेकिन वहां पर क्या आया? कुछ नहीं आया। तिवारी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? वो उसी रफ्तार से यूटर्न आ जाएंगे बांग्लादेश से भी। तिवारी सर, अखिलजाद साहब से सहमत हूं कि बातें होनी चाहिए, बातें होनी चाहिए ताकि सब दोनों देशों की भलाई है। लेकिन बात हो किससे? वाजपेयी जी ने भी कोशिश की, मोदी जी ने भी कोशिश की। बात करने वाला मखौटा अलग है, कंट्रोल पाकिस्तान का किसी और के पास है। तो ये जब तक यहाँ की आर्मी, सबसे इनकॉम्पिटेंट अनप्रोफेशनल आर्मी की जो लीडरशिप है उसको कमजोर नहीं करेंगे, तब ठीक है। तक उनके अखुनजादा जी से जल्दी से एक लाइन पे जवाब ले लेते हैं। किससे बातचीत की जाए? कौन करेगा बातचीत, सेना या सरकार? देखिए जी, हमारा वजीर खारजा है, हमारा वजीर आजम है। मैंने आपको बता दिया कि हमारे मसाइल है। इसको आप लोग बार बार क्यों उजागर कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है? वो मसाइल बताए जो हमारे और आपके दरमियान मसाइल है। और बेहतर इसमें है कि हम टेबल पे हल करें। न हम इंडिया का कुछ कर सकते हैं, न इंडिया हमारा कुछ कर सकती है। न इसके मुफाद इंडिया के अब मुफाद आपने और ये इंडिया सवाल के पूछा, अवाम तो के अब जाते मुफाद में जाते है, न चूंकि वक्त हमारे सीमित है मेरे पास, और
एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो। जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट आप कोई भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। Excuse me, please. महाकुंभ है सारे सनातनी मिलके आओ, शिव की नगरी है सारे भोले भक्त झूम के आओ। ढोल मचीरा ताशे बाजे भक्ति भाव में नाचते आओ, 12 साल में मौका आया संगम में डुबकी लगाओ। देश दुनिया के कोने कोने से मिलकर आओ, आज प्यारे आज भोले आज भक्त आओ 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 आओ। महाकुंभ में सारे आओ 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 आओ, परिवार संग सारे एक हो जाओ। मित्रों, महाकुंभ है विशेष, लेकिन दिन बचे हैं शेष। परिवार संग आओ, आस्था की डुबकी लगाओ। महाकुंभ बुला रहा है, आना जरूर। रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए शुरू हुई नई पहल, सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के बीच शांति वार्ता। हैदराबाद हाउस में कतर के अमीर और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई मुलाकात। ऊर्जा, सुरक्षा और निवेश बढ़ाने पर हुई चर्चा। दोनों नेताओं के बीच इजरायल और हमास के मुद्दे पर बात। बीजेपी ने तेज की तैयारियां। तरुण चुग, विनोद तावड़े और वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी से की मुलाकात। शाम 7 बजे हो सकती है बीजेपी विधायक दल की बैठक। पटना पुलिस का बदमाशों पर बड़ा एक्शन। कंकड़बाग में 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। ताजमहल परिसर में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने मनाई रील। वीडियो वायरल होने पर उठे सवाल, बैन होने के बावजूद ताजमहल में कैसे हुई वीडियोग्राफी। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, मैं हूं सचिन। रुक करते हैं 1 मिनट एक खबर का। पीएम मोदी के भागलपुर दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से है। इसको लेकर नगर निगम बीते 10 दिन से युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चला रहा है, जिससे पीएम के आगमन पर भागलपुर शहर एक आदर्श रूप में दिख रहा है। आगामी 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर नगर निगम पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी किसानों को सम्मान निधि के तहत 19वीं किस्त जारी करने के लिए भागलपुर के हवाई अड्डे पहुंचेंगे। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार के भी संभावित आगमन की संभावना है। इस विशेष आयोजन को लेकर नगर निगम बीते 10 दिनों से युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चला रहा है। ग्रीन शहर क्लीन शहर अभियान के तहत शहर के हर वार्ड में स्वच्छता पर जोर दिया जा रहा है और नागरिकों को भी अपने शहर को स्वच्छ रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
इस मामले में नगर निगम भागलपुर के सभागार में उप नगर आयुक्त, उप मेयर और सभी वार्ड के पार्षदों की बैठक आयोजित की गई। उप नगर आयुक्त ने इस मौके पर बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि पीएम मोदी के आगमन पर भागलपुर शहर एक आदर्श के रूप में दिखाई दे। सऊदी अरब के रियाद में रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अहम बैठक हुई है, जिससे अमेरिका और रूस के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए, लेकिन यूक्रेन को इससे बाहर रखा गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। अमेरिका और रूस के अधिकारियों ने सऊदी अरब में यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर बैठक की। रियाद में हुई इस बैठक में रूस की तरफ से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव शामिल हुए। अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्श और पश्चिम एशिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ बैठक में मौजूद रहे। यूक्रेन को इस बैठक में नहीं बुलाया गया, जिस पर यूरोप की ओर से फिक्र जाहिर की गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस पर नाराजगी जताई। सऊदी अरब में यह बैठक यूक्रेन पर रूसी हमले के 3 साल बाद हुई। अमेरिका की शांति समझौते में भूमिका की वजह से इसे अहम माना जा रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग और रूस के अधिकारियों में बातचीत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हाल ही में फोन पर चर्चा के बाद हो रही है। फोन पर दोनों नेताओं ने यूक्रेन पर तुरंत शांति वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई थी। उन्नाव की जिला जेल में एक अनूठी पहल देखने को मिली। दरअसल सैकड़ों कैदियों को संगम स्नान का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जेल प्रशासन की कोशिशों से महाकुंभ का पवित्र जल जेल तक पहुंचाया गया। इस दौरान कैदियों ने हर हर गंगे का उद्घोष किया। यूपी के उन्नाव की जिला जेल में आस्था और महाकुंभ की झलक देखने को मिली। जेल में बंद कैदियों ने संगम के जल से अमृत स्नान किया। इस दौरान कैदियों ने हर हर गंगे का उद्घोष किया। पवित्र स्नान के दौरान जेल प्रशासन की तरफ से कैदियों के ऊपर पुष्प वर्षा भी की गई और लम्हे को यादगार बनाया गया। स्नान के दौरान कैदियों में काफी उत्साह देखने को मिला और उन्होंने खुशी भी जाहिर की। बताया जा रहा है कि जेल अधीक्षक की पहल पर प्रयागराज से संगम का जल मंगाकर कैदियों के लिए स्नान की व्यवस्था की गई। संगम से लाए हुए पवित्र जल को एक बड़े से कुंड में पानी भरकर गंगा जल मिलाया गया और कुंड में गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां भी डाली गई। साथ ही कुंड के चारों तरफ फूलों के गमले रखे गए। स्नान के दौरान जेल का माहौल आध्यात्मिक देखने को मिला। जेल की तरफ से किए गए भव्य व्यवस्था को देखकर कैदियों ने खुशी जाहिर की। एक एक कर कैदियों की टोली ने हर हर गंगे के उद्घोष के साथ पवित्र जल से स्नान किया। साथ ही कुछ कैदी सूर्य भगवान को जल चढ़ाते नजर आए। उन्नाव जेल में करीब 1000 महिला पुरुष बंदी हैं, जो प्रयागराज महाकुंभ तो नहीं जा सकते, पर उनके लिए संगम के जल को लाकर उन्हें स्नान करवाया गया है, जिससे उनके मन की बुराई को खत्म किया जा सके। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को एमपी एमएलए कोर्ट से शत्रु संपत्ति मामले में बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 17 महीने बाद अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को बड़ी राहत मिली है। ऐसे में अब सपा नेता आजम खान का बेटा जेल से रिहा हो जाएगा। अब्दुल्ला पर शत्रु संपत्ति रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के मामले में केस दर्ज किया गया था। अब्दुल्ला आजम बीते 17 मई से हरदोई जेल में बंद हैं। उनके पिता आजम खान भी जेल में बंद हैं। बता दें कि अब्दुल्ला आजम को 2023 में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस और अन्य मामलों के चलते जेल भेजा गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन रामपुर की अदालत में लंबित मामलों के कारण वो जेल से बाहर नहीं आ पाए थे। अब जब अदालत ने पुलिस की नई धाराओं को जोड़ने की अपील खारिज कर दी है, तो उनकी रिहाई हो सकती है। कोर्ट में अब्दुल्ला आजम के वकील ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उनके वादी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है। पुलिस ने सह अभियुक्त के बयान पर उन्हें झूठा फंसाया है। वहीं सीतापुर जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता आजम खान ने बीते दिनों एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, लेकिन उनकी जमानत याचिका वापस ले ली गई। ऐसे में अभी उनकी जमानत की कोई संभावना नहीं है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में ड्रग्स तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 100 करोड़ रुपए के ब्राउन शुगर क्रूड को जब्त कर 3 तस्करों को गिरफ्तार कर दिया। राजस्थान के प्रतापगढ़ में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 100 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर क्रूड को जब्त किया। इस मामले में पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये ब्राउन शुगर क्रूड मणिपुर से लाई गई थी। दरअसल पुलिस को मुखबिर के जरिए ट्रक से बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर क्रूड आने की सूचना मिली। इस पर पुलिस ने नाकेबंदी करवाई।
जहां एक ट्रक की रोककर तलाशी ली गई तो पुलिस ने डीजल टैंक में ब्राउन शुगर क्रूड को बरामद किया। इस ब्राउन शुगर को डीजल टैंक में पार्टीशन कर छिपा कर रखा गया था, जो पॉलीथीन की थैलियों में भरा हुआ था। ट्रक के डीजल टैंक के एक पार्ट से पुलिस को 14 थैलियों में ब्राउन शुगर क्रूड बरामद हुआ। मादक पदार्थ की तस्करी के लिए अपनाई गई इस तरकीब को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस को बरामद ब्राउन शुगर, जिसका वजन 20 किलो है, इसकी बाजार में कीमत 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। राजस्थान के डूंगरपुर में सड़कों से अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान अस्थायी रूप से रखे सामान को जब्त कर ट्रैक्टर से लादा गया। प्रशासन ने व्यापारियों को आग से सड़क पर सामान नहीं रखने की चेतावनी दी। राजस्थान के डूंगरपुर में नगर परिषद और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर की सड़कों से अतिक्रमण हटाया। गेप सागर की पाल से लेकर कलेक्ट्री रोड तक चली इस कार्रवाई में अवैध रूप से लगाए गए ठेले, लॉरियां और सड़क पर रखा व्यापारियों का सामान हटाया गया। नगर परिषद के सफाई इंस्पेक्टर राम सिंह राजावत और ट्रैफिक इंचार्ज भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीमों ने सुबह से ही अभियान शुरू कर दिया। श्रीनाथ मंदिर के सामने से पानीपुरी के ठेले, दुकानों का फैला सामान और अवैध रूप से सब्जी बेचने वालों को हटाया गया। स्थायी रूप से रखे सामान को जब्त कर ट्रैक्टर में लादा गया। कार्रवाई के दौरान कई व्यापारियों ने खुद ही अपना सामान दुकानों के अंदर रख लिया। प्रशासन ने व्यापारियों को आगे से सड़क पर सामान नहीं रखने की चेतावनी दी। कार्रवाई के बाद सड़कें पहले से अधिक चौड़ी नजर आने लगी। प्रशासन की योजना है कि आने वाले दिनों में तहसील चौराहा, पुराना बस स्टैंड, कॉलेज रोड, नया बस स्टैंड और अस्पताल रोड पर भी ये अभियान चलाया जाएगा। हालांकि इस कार्रवाई का विरोध भी शुरू हो गया है। ठेला, सब्जी और लॉरी व्यवसायी कलेक्ट्री पहुंचे और नारेबाजी की। उनका कहना है कि वे दिन भर सड़क पर बैठकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और इस तरह की कार्रवाई से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। खंडवा के ओंकारेश्वर में एक नाव में श्रद्धालुओं की जान से खिलवाड़ का वीडियो सामने आया। वीडियो में नाव नर्मदा नदी में पलटने से बाल बाल बची है। मामला सामने आने पर कलेक्टर के आदेश पर कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं की जान से खिलवाड़ से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल नर्मदा नदी पर चल रही एक नाव का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ओवरलोड भरी नाव नदी में पलटने से बाल बाल बची है। बताया जा रहा है कि नौका विहार के दौरान नाव में निर्धारित संख्या से ज्यादा श्रद्धालु बैठा लिए गए थे, जिसके चलते नाव का बैलेंस बिगड़ गया और वो बुरी तरह से डगमगा गई। हालांकि नाव में जितने भी श्रद्धालु बैठाए गए थे वो सभी लाइफ जैकेट पहने हुए थे। वीडियो सामने आने के बाद खंडवा कलेक्टर ने कार्रवाई करने का आदेश दिया। इसके बाद मामले में SDM ने कार्रवाई करते हुए नाव को जब्त कर लिया। खंडवा कलेक्टर ने सभी नाविकों को नियमानुसार नाव का संचालन करने की अपील की है। जो निर्धारित सीमा है, जितने लोगों की कैरिंग कैपेसिटी एक बोट में होती है, उससे कहीं अधिक संख्या में लोगों को बिठाया गया था। व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, जिसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बरेली में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल मामले की जांच हो रही है। यूपी के बरेली में बेकाबू कार और रोडवेज बस की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसे के बाद बस चालक फरार हो गया। दरअसल धोरेरा गांव के पास रोडवेज बस और कार की भीषण टक्कर हो गई। बस टनकपुर से बरेली की ओर जा रही थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आने के चलते हादसा हुआ। नवाबगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और घायलों को कार से निकाला। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस ने अवैध अफीम की खेती का पर्दाफाश किया। एक शख्स को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है और जांच के बाद इस मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक बार फिर अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़ हुआ है।
दरअसल धनसेड़ गांव में करीब 1 एकड़ जमीन पर अफीम के पौधे मिले हैं। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने धनसेड़ में कार्रवाई की। यहाँ मिली खेती में कुछ छोटे और बड़े पौधे मिले हैं। इससे पहले रानीपुर थाना इलाके के सड़कवाड़ा में भी 1 एकड़ में अफीम की खेती पकड़ी गई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने सभी थाना इलाकों में कोटवारों और मुखबिर तंत्र को एक्टिव कर दिया था। उन्हें इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए थे। इस अवैध खेती में राजस्थान के गिरोह का हाथ हो सकता है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि गैंग के सदस्य आदिवासी ग्रामीणों को बहकाकर अफीम की खेती के लिए राजी करते हैं। इसके लिए वे प्रति एकड़ राशि भी दे रही हैं। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद कई टीम अलग अलग क्षेत्र में इस गैंग की तलाश में जुटी है। आशंका है कई और जगह भी अफीम की खेती मिल सकती है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के देवास में खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए 56 वाहनों को जब्त किया है। कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देश पर अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसा है। खनिज विभाग की सख्ती से हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश के देवास जिले में खनिज विभाग ने 10 दिन में 56 ओवरलोड और बिना रॉयल्टी के वाहनों पर कार्रवाई की, जिससे 20 से 25 लाख रुपए की वसूली संभव है। इस कार्रवाई में रेत, गिट्टी और मुरम से लदे ओवरलोड डंपर को पकड़ा गया। राजस्व विभाग की टीम भी इस कार्रवाई में शामिल रही। पकड़े गए वाहनों को संबंधित थाना क्षेत्रों में खड़ा करवाया गया और भारी जुर्माना लगाया गया। कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देश पर जिले में लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि अवैध परिवहन करने वाले ओवरलोड डंपरों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। बीते महीने भी राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई में कई डंपरों से लाखों रुपए का राजस्व वसूला गया था। खनिज विभाग की इस सख्ती से अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर रोक लगने की उम्मीद है। प्रशासन ने साफ किया है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों को लेकर कठोर कदम उठाए जाएंगे। विगत 10 दिवस में हमने अवैध उत्खनन परिवहन पर कार्रवाई की है। इसमें रेत और गिट्टी मुरम सभी वाहनों पर और सभी खनिजों पर अवैध उत्खनन परिवहन पर कार्रवाई की गई है। पंजाब के माछीवाड़ा साहब में दंपत्ति पंजाब के माछी नहर में कूदकर खुदकुशी कर ली। पंजाब के माछीवाड़ा साहिब में एक दंपत्ति के खौफनाक कदम उठाने का मामला सामने आया है। दरअसल सरहिंद नहर में कूदकर पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक किसी ने पुलिस को सूचना दी कि सरहिंद नहर के किनारे एक कार लावारिस हालत में खड़ी है। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे तो देखा कि कार के पास चप्पलें और मोबाइल फोन पड़ा हुआ था। परिजनों ने पुलिस को बताया कि गांव के कुछ लोग दंपत्ति को परेशान कर रहे थे क्योंकि उनके पास कुछ आपत्तिजनक वीडियोस थे और वो लोग उन वीडियोस को वायरल करने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि इस मामले में दंपत्ति का दूसरे पक्ष के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। गांव के लोग दंपत्ति पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे। केस वापस न लेने पर वो धमकी दे रहे थे कि वो सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस वायरल कर देंगे। इसी बात से दोनों परेशान रहते थे। इनके आत्महत्या का कारण भी वही लोग हैं। गोताखोरों ने एक महिला के शव को नहर से बरामद कर लिया है, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि पति के शव की नहर में तलाश जारी है। परिवार के सदस्य पुलिस के सामने बयान दर्ज करा रहे हैं। मृतक दंपत्ति अपने पीछे 3 बच्चे छोड़कर गए हैं। मृतक तो पंजाब के माछीवाड़ा में एक पति पत्नी के खौफनाक कदम उठाने का मामला सामने आया है। किस तरीके से वहां पर परिजनों ने पुलिस को बताया कि गांव के कुछ लोग दंपत्ति को परेशान करते थे। आगे बढ़ते, दिल्ली का सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस है। बीजेपी ने दिल्ली में नई सरकार को लेकर कवायद तेज कर दी है। कल बीजेपी दफ्तर में अहम बैठकें होनी है और कल हो सकता है कि नाम का ऐलान हो जाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली, लेकिन सीएम पद को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। माना जा रहा है कि कल विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर मोहर लग सकती है। 20 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले दिल्ली के नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बीजेपी दफ्तर में मैराथन बैठक का दौर जारी है। इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा, जिसके बाद एलजी के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। 20 तारीख को रामलीला मैदान में नए सीएम का
शपथ ग्रहण समारोह होना है। इसे लेकर जोर शोर से तैयारियां भी चल रही हैं। बीजेपी दिल्ली के नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में 1 लाख दिल्ली वालों को बुलाने पर विचार कर रही है। इस दौरान मंदिर के पुजारियों से लेकर दिल्ली की सभी झुग्गी बस्ती एरियो के 250 विस्तारकों को भी आमंत्रित किया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री की रेस में कौन बाजी मारेगा, इस सवाल का जवाब आने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अभी सबकी नजरें बीजेपी के आधिकारिक ऐलान पर टिकी हुई हैं। दिल्ली के पौष इलाके लोधी रोड में ऑडी और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर में 2 लोग घायल हो गए। हादसा इतना जबरदस्त था कि ऑडी कार पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के जोरबाग इलाके में आज सुबह एक भीषण हादसा हो गया। तेज रफ्तार ऑडी कार ने स्कूटी सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि कार ने पहले स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी, जिससे स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। टक्कर के बाद कार डिवाइडर से जाकर टकराई। इस हादसे में स्कूटी सवार दोनों लोग बुरी तरह घायल हो गए। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया, जबकि दूसरे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। दोनों घायल व्यक्तियों को तुरंत एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। दिल्ली पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपी ऑडी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कार में लगी दोनों एयर बैग्स टक्कर के बाद खुल गए थे। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। इंडियाज गॉट टैलेंट शो की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके दिमाग में गंदगी है। इसके साथ ही कोर्ट ने इलाहाबादिया का पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दिया। समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में माता पिता पर अश्लील टिप्पणी के मामले में रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इलाहाबादिया ने अलग अलग राज्यों में खुद पर एफआईआर रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को जमकर फटकार लगाई। फटकार लगाते हुए पूछा कि अगर ऐसे बयान अश्लीलता नहीं है तो और क्या है। साथ ही कहा कि पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी टिप्पणी करें। आप लोगों के माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ गंदगी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इंडिया गॉट टैलेंट शो करने पर पाबंदी लगाने के साथ रणबीर का पासपोर्ट जब्त करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने रणबीर को आदेश दिया है कि वो बिना उनकी इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकते। कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा हो गया। लैंडिंग करते समय डेल्टा एयरलाइंस का विमान पलट गया। 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद इमरजेंसी टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। सभी यात्रियों को तुरंत बाहर निकाला। कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा हो गया। ये घटना उस वक्त हुई जब डेल्टा एयरलाइंस का विमान रनवे पर लैंड कर रहा था। लैंडिंग करते समय डेल्टा एयरलाइंस का विमान पलट गया। जानकारी के मुताबिक जमीन बर्फीली होने की वजह से विमान पलट गया। इस विमान में 80 लोग सवार थे, जिसमें 74 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। डेल्टा एयरलाइंस की ये फ्लाइट मिनियापोलिस से टोरंटो आ रही थी। हादसे के वक्त का वीडियो देख सकते हैं कि बर्फीली जमीन पर फ्लाइट लैंड कर रही है। तभी अचानक से आग लग गई और इस दौरान हर तरफ धुएं का काला गुब्बार फैल गया, जिसके बाद दमकल कर्मी आग और धुएं पर काबू पाने के लिए फ्लाइट पर पानी डालने लगे। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान विमान का कंट्रोल खो गया, जिसके चलते विमान पलट गया। इस हादसे के बाद इमरजेंसी टीम तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और सभी यात्रियों को तुरंत बाहर निकाला। इस हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। राजस्थान के उदयपुर में राज्य जल मंत्रियों के दूसरे अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें नमन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि सुरक्षित और समृद्ध भविष्य के लिए जल आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश के हर घर तक नल से जल पहुंचे। PM ने इसके लिए प्रयास किए हैं, जिससे आने वाली
पीढ़ियों को एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य प्रदान किया जा सकेगा। CR पाटिल ने कहा कि साल 2047 तक भारत को जल सुरक्षित राष्ट्र बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत अब देश के 15 करोड़ घरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। पानी की शुद्धता को जांचने के लिए 25 लाख महिलाओं को किट और प्रशिक्षण दिया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने विधानसभा में 2025-26 के लिए 2,90,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। 12 जून 2024 को ओडिशा के सीएम के तौर पर कार्यभार संभालने वाले मांझी का यह पहला पूर्ण बजट है। सीएम मोहन चरण मांझी ने कहा कि राज्य विकास के पथ पर आगे है और साल 2047 विकसित भारत मिशन के लिए ओडिशा विकास का इंजन बन जाएगा। बजट में पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दी गई है जो 65,012 करोड़ रुपए है। यह करीब 12% की वृद्धि दिखाता है। और इस वक्त रुक करते बड़ी खबर का। गुजरात निकाय चुनाव पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया है, गुजरात का बीजेपी से अटूट रिश्ता है। अब वैसे भी कह सकते हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात निकाय का चुनाव हो रहा है, उन्होंने ट्वीट किया है गुजरात का बीजेपी से अटूट रिश्ता है, पोस्ट किया है। भरपूर समर्थन के लिए जनता का बहुत बहुत आभार। ये विकास की राजनीति की एक और बड़ी जीत है। निकाय चुनावों में बेहद बड़ी जीत मिली है बीजेपी को। जीत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। और देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉग इन कीजिए द इंडिया डेली.com।